आपने इसको एंजॉय करना है। इतनी प्रोसेस इतना एंजॉयबल है कि जितना आपको लर्निंग मिलती है, आपको इतना सीखने को मिलता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर सिद्दीक है और मैं मुकाबला ऐप का फ़ाउंडर हूँ। मुकाबला ऐप, जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारे पास पुराने सारे एग्ज़ाम्स, उनके सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज़, डिस्कशंस और बहुत सी चीज़ें हैं। इस साल हम मुकाबला ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन और इन पर्सन लाहौर में कोर्सेज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने इस दफ़ा सीएसएस का जब रिज़ल्ट आया तो हम ये पॉडकास्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की। इस सिलसिले का दूसरा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में हमारी मेहमान हैं समन रऊफ़। समन रऊफ़ फैसलाबाद से इन्होंने सीएसएस इस दफ़ा क्लियर किया है। 2023 में इन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था और अभी कुछ हफ़्ते पहले रिज़ल्ट आया है, अगर फ़ाइनल क्वालिफ़िकेशन आई है। तो समन को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनको मैं वेलकम भी करता हूँ अपनी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, चलिए शुरू करते हैं। समन, वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? Sir, I was born and raised in Samunji, that is राइट, at the seat of Faisalabad district. राइट। जी, तो उसके बाद आपकी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, मिडिल और एफएससी तक एजुकेशन कहाँ पे हासिल की आपने? सर वो भी मैंने समुंदरी में ही की। मेरी जो अर्ली एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन थी वो मेरे उधर ही जो लोकल स्कूल था उधर प्राइवेट स्कूल से हासिल की। न्यू फाक हायर सेकेंडरी स्कूल इज़ द नेम ऑफ माई स्कूल। एंड आफ्टर दैट मैंने इंटरमीडिएट या एफएससी की मदीना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, दैट इज़ ऑल्सो इन समुंदरी। राइट, ये समुंदरी फैसलाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? सर ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर्स। फैसलाबाद शहर से, लेकिन ये है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट? फिर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, इट इज़ राइट, वन ऑफ द तहसील्स ऑफ ठीक है। तो फैसलाबाद आपने डिस्ट्रिक्ट। जब मैट्रिक एफएससी किया तो आप कैसी स्टूडेंट थी? सर बहुत ब्राइट या नहीं? आई वाज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत ही एवरेज अच्छा, स्टूडेंट थी। तो उसकी क्या वजह थी? आप पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी या उसकी क्या वजह थी? सर मैं बहुत शरारती स्टूडेंट, ठीक है, मैं बहुत शरारती बच्चा थी। तो मेरे पेरेंट्स एट टाइम्स, मेरी दोनों बड़ी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ती होती थी और मुझे इतना कोई पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे राइट, आई वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रीट चाइल्ड के ये खेलूँ वो खेलूँ, राइट, और इस तरह का काम होता था। इवन बहुत ज़्यादा शरारतें करती होती थी, इस वजह से डांट पड़ती होती थी मुझे। मैं अपने पेपर्स को नंबर ज़्यादा कर देती होती थी कि मुझे घर से डांट ना पड़े। इस जी, तरह जी। के काम मैं ना करती होती थी। कुछ एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो अक्सर बहन भाई होते हैं ना, हर भाई जो है ना, हर जो चाइल्ड होता है ना, वो देखता है कि मेरे बहन भाइयों में से बाकियों में क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कोशिश करता है कि मैं कोई मुख्तलिफ काम करूं कि पेरेंट्स को मेरी यूनिकनेस नज़र आए। तो प्रॉब्ली आपकी बड़ी बहनें ज़्यादा लाइक थी, तो आपको लाइक होना वाज नॉट अ स्टैंड आउट क्वालिटी इन योर होम फॉर यू। तो उसके बाद फिर आपने एफएससी के बाद कितने नंबर आए और कहाँ एडमिशन लेने के लिए आपने ट्राई की और कहाँ एडमिशन लिया? सर एफएससी के बाद मेरे नंबर आए 9-11। तो जब मार्क्स 9-11 आए तो मेरा नहीं ख्याल था कि एमकाइट में होगा, और एंड आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर। तो फिर उसके बाद लेकिन मेरा और साइंसेस की तरफ या माइक्रोबायोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट था। बट माय फादर सजेस्टेड मी कि आप इंग्लिश लिटरेचर कर लो, इसके बाद आप या तो लेक्चरशिप कर सकती हो, आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ होंगे। तो आई डू नॉट वांट टू गो फॉर दैट, बट फिर लेकिन इवेंचुअली व्हेन आई डिड तो दैट वाज अ गुड डिसीजन। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके फादर ने एक ऐसी चीज़ सजेस्ट की जो आपके माइंड में शायद नहीं थी, तो आपने उसको ऑप्ट किया, बट यू एंड अप लाइकिंग दैट, आपको यस उसमें सर। मज़ा आया। और आपने ये लिटरेचर का कहाँ आपने बीएससी बैचलर्स आपने कहाँ से किया? सर मैंने बैचलर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। वो राइट, मेरी डिग्री थी 2018 टू 2022। ठीक है। 2018 से 2022 हमने पहला भी जिनका इंटरव्यू किया था, अहमद आलम, वो भी 2018 से 2022 काला शाह काकू यूईटी के कैंपस से उन्होंने भी किया था। तो इसमें ये कि आपने जब 4 साल डिग्री की इंग्लिश लिटरेचर, तो जाते साथ पहले साल इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दिए या शुरू में कुछ और कोर्सेज थे? नहीं, हमने जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो हमने तभी वो कोर्सेज स्टार्ट कर दिए लिटरेचर के, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या बहुत माइन्यूट से कोर्सेज थे दैट विल गेट टू नो द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट लिटरेचर। राइट, लिटरेचर एट टाइम्स तो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता, लगता है आपने साइंसेस पढ़ी होती हैं
तो व्हेन यू स्टडी लिटरेचर आप कहते हैं ये कौन सी दुनिया है, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये कैसी चीज़ें हैं, तो इट इज़ टोटली आउट तो ऑफ द शुरू में वर्ल्ड। जब आपने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ा तो उसमें किस इरा के बारे में बात होती है? मसलन ये इसमें लिटरेचर इंग्लिश का लिटरेचर ही मोस्टली था, और आप अर्लीस्ट लिटरेचर में कहाँ से बात शुरू करते हैं? बिकॉज आई नो कुछ मुझे तो शेक्सपियर का पता है, कुछ राइटर्स कुछ पोइट्स का पता है, यीट्स वगैरह, इफ़ आई डोंट नो मैं उसको सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, लेकिन आपने जब पढ़ा तो शुरू कहाँ से किया? सर जब लिटरेचर स्टार्ट किया जाता है तो वो ओल्ड एजेस से स्टार्ट किया राइट, जाता है कि ओल्ड एजेस में जिस तरह रिटन पार्ट ऑफ लिटरेचर नहीं था, ठीक तो है, हिम्स के थ्रू लोग कम्युनिकेट किया करते थे, राइट, लीव्स पे लिखा करते थे। राइट, तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसके बाद आती है मिडल एजेस जिसमें चौसर का नाम आता है। राइट, मिडल एजेस के बाद 14-15 सेंचुरी के बाद जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट आती है, राइट, रिनाइसॉ आती है, राइट, और उसके बाद और स्टेजेस आती हैं। फिर शेक्सपियर तो बहुत लेट है, 70s में आता है वो। राइट। और फिर विक्टोरियन एज आती है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर्स में हम लिटरेचर पढ़ते हैं, मॉडर्न लिटरेचर आता है, और आजकल तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से भी आगे चली गई है दुनिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि शुरू में जो इसका मतलब है लिटरेचर की स्टार्ट जो है वो ओरल हिस्ट्री है, शुरू में सिर्फ ज़ुबान से ही पोइम्स या हिम्स जो है वो ज़ुबान से पुरानी कहावतें या स्टोरीज चल रही हैं, राइट। जिस तरह हमारे रीजन में जो है सोनी माहीवाल वाली स्टोरीज़ हैं शायद, लेकिन उससे अब सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं दोबारा टॉपिक पे वापस आता हूँ कि ये आपने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें मुझे कुछ कॉनोटेशंस मिल रही हैं। फ़िलासफ़ी में भी हम यही टाइमलाइन पढ़ते हैं कि रेनेसांस है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें फ़िलासफ़ी से भी मैप कर रही हैं। फिलॉसफी से भी मैथ कर रही हैं, और लिटरेचर में हमने इटसेल्फ फिलॉसफी का सब्जेक्ट भी पढ़ा था एक राइट, सेमेस्टर में। वो फिलॉसफी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में जब आप हिस्ट्री को देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप देखते हैं कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड राइट, ऑफ टाइम, राइट, और फिलॉसफीज और लोगों के पर्सपेक्टिव्स कैसे चेंज हुए हैं, एंड व्हाट ब्रॉट रेवोल्यूशन टू द आइडियाज़। तो राइट। वो सारी चीज़ें आप फिलॉसफी में भी रिफ्लेक्ट अपॉन होती हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो जेन ऑस्टन है, विक्टोरियन इरा की बहुत मशहूर राइटर है, मैंने प्राइड उनको एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस कुछ उनकी मूवीज़ देखी, थोड़ा सा देखा, लेकिन उसकी उस इरा की जो सोशो इकोनॉमिक हालात हैं उसके बारे में बहुत विविड डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं। उस वक्त लैंड ओनिंग क्लास की इनकम क्या थी, रिच किसको कहते थे, रिच लाइफ कैसी होती थी, और हिस्टोरियन ने भी उसके बारे में लिखा, कुछ किताबें मैंने उसकी पढ़ी। ये तो हो गया एक जेन ऑस्टन के, इट्स अबाउट सोसाइटी, इट्स अबाउट हाउस होल्ड एंड, लेकिन जब रेनेसांस की हम बात करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि रोसू है, अब आई डोंट नो या सात्रे है, या और इस तरह के राइटर्स हैं, ये भी लिटरेचर के अंडर आते हैं जो इनलाइटनमेंट के राइटर्स थे या उससे पहले, ये भी लिटरेचर के अंडर आते हैं? सर यू आर मिक्सिंग द बोथ। जो जे रूसो है दैट राइट, कम्स अंडर फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, कि वो ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। ही राइट, वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ फ्रेंच राइट, रेवोल्यूशन। और अगर हम सात्रे की बात करें, सात्रे तो इटसेल्फ एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर है, और उसके ख्याल से द वर्ड डज नॉट हैव एनी मीनिंग एंड यू हैव टू क्रिएट अ मीनिंग ऑफ योर ओन। तो वो पोस्ट मॉडर्न तो है। ये चीज़ें भी लिटरेचर के अंडर आती हैं, मेरा सवाल ये है। लिटरेचर भी, ये चीज़ें भी लिटरेचर के तो अंदर भी अच्छा, आती तो हैं। पहले साल आपने बिगिनिंग्स की, फिर मीडियम दूसरे और तीसरे साल में आपने क्या पढ़ा, और फाइनल ईयर में कल्मिनेशन ऑफ योर डिग्री एंड पे जाकर आप किस तरह का मटेरियल पढ़ रहे थे? सर एंड पर ही जाकर हम ये सारा स्टफ हमें एंड पर ही जाकर समझ आया। अगर राइट, देखें ना, एक साइंस का स्टूडेंट है कोई भी, अब फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी। फर्स्ट सेमेस्टर में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पार्ट फर्स्ट। हमने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट की, क्योंकि वो राइट, डिवाइडेड ऐसे था सिलेबस, क्योंकि वो राइट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था। तो इस तरह ही हमने स्टार्ट बहुत बेसिक चीज़ों से किया, कॉन्सेप्ट्स की, लिटरेरी डिवाइसेस से की, कि चीज़ें लिटरेचर में कौन से वर्ब्स, जार्गन्स यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें हमने स्टार्ट की। और एट दी एंड ऑफ डे जब हमने अपनी डिग्री ख़त्म की तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, हिस्ट्री की हमें समझ आने लगी, और हमने सेपरेटली हर जॉनरा को स्टडी किया। राइट। उस एज के जॉनरा को भी स्टडी किया। कभी हम विक्टोरियन ड्रामा को स्टडी कर रहे थे, कभी विक्टोरियन फिक्शन को। ठीक है, तो आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा था? सर मेरा फेवरेट वानियन नॉवल है, नॉवल है, राइट। और नॉवल में आपको कौन से नॉवलिस्ट पसंद है जिनका काम आपको स्टैंड आउट किया? एक नॉवल है जो मेरा फेवरेट है अभी तक, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, दैट इज राइट, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर पिक्चर ऑफ वाइल्ड। डोरियन ग्रे, राइट। अच्छा, ये जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं,
और ये आपके माइंड को कैसे चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है आपका वर्ल्ड व्यू? इमेजिन करें जब आप एफएससी में आपने इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट किया था, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर ना करती तो आपकी किस तरह पर्सनालिटी डेवलप होनी थी वर्सेस जो कि अब डेवलप हुई है? इसने आपके वर्ल्ड व्यू को और आपकी लर्निंग को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया? सर दिस इज़ अ टॉपिक जिस पे मैं घंटों बात कर सकती हूँ। राइट। लिटरेचर, जो लिटरेचर के बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी कि आप ये आपको कैसे चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ह्यूमनाइजेज यू एज अ पर्सन। यू गेट टू नो दैट अदर पीपल आर ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग्स एंड थाट्स एज यू आर हैविंग। राइट। आप भी उन्हीं तरह उन जो दुनिया से इवन दो गुजरे हैं 100 years पहले, दे आर फीलिंग द सेम इमोशंस एंड द सेम इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस यू आर फीलिंग। ठीक है, उसके अलावा आप ये चीज़ें सीखते हैं कि द वर्ल्ड इज़ नॉट लिमिटेड, ह्यूमन माइंड इज़ एक्सटेंसिव। उसमें राइट। बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत राइट। सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन माइंड। इमेजिन करें, उसको एग्जीक्यूट करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ह्यूमन लिटरेचर आपको आइडियलाइज करना भी सिखाता है, फिर उस पर एग्जीक्यूशन भी सिखाता है। सो लिटरेचर आपको एज अ पर्सन बहुत चेंज कोई कर देता है। कंक्रीट एग्जांपल दें कि इसको फॉर एग्जांपल सीएसएस आपने किया, अटेम्प्ट किया, तो क्या यूनिक पर्सपेक्टिव था आपकी एजुकेशन के थ्रू जिससे आप यू कुड रिलेट टू द वर्ल्ड एंड द इवेंट्स अराउंड? बिकॉज आप फॉर एग्जांपल एक टिपिकल सीएसएस में आपको क्या स्किल्स चाहिए? यू नीड टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, you need to understand constitutions, you need to communicate ideas, you need to take a position on an argument, right? And you need to convey, you need to ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो क्या लिटरेचर ने इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया था जिसकी वजह से आपका सीएसएस क्लियर हुआ है? लिटरेचर ने मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया था टू हैव एन आइडियाज़ ऑफ माई ओन। तो राइट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी केस स्टडी लूँ, द ऐसे आई ऑप्टेड बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। राइट। तो उसमें मैंने सिगमंड फ्रॉइड की एग्जांपल दी थी, जो मैंने अपने लिटरेचर में पढ़ी थी, कि हाउ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप योर लाइफहुड। राइट। आपकी ज़िंदगी को कैसे आगे शेप कर रहे हैं वो। तो दैट इज़ इट सेल्फ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द लिटरेचर। क्योंकि आप एज जिसमें बच्चे को ब्रिंग अप करेंगे, वो सोसाइटी में वैसे ही चेंज लाएगा। राइट। तो लिटरेचर ने मुझे इस चीज़ पे ट्रेन किया कि यू डोंट हैव टू, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। राइट। राइट। You एब्सोल्युटली। have to be a good human being as well. You have to be kind. You have to have a good mindset, राइट। a good perspective of things, seeing things. सो आपके इसी में से मैं पॉइंट लूँगा। इसका मतलब है बच्चों को हम जिस तरह उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं अर्ली ईयर्स में, उस तरह की वो प्रोडक्ट बन जाते हैं माशरे में। Yes, sir. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने अगर परवरिश अच्छी नहीं की तो बच्चे बहुत अच्छे बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट। Yes, sir. बात ये है कि जब हम बच्चों की जो परवरिश करते हैं, जो अर्ली ईयर्स में होती है ना, दे कॉपी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो देख रहे होते हैं, हम कहते हैं बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं। राइट। दे आर कॉपिंग अस, वो हमें देख रहे होते हैं। राइट। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कि इसका मतलब है कि सो आपने जो उसमें फिर क्या और क्या एग्जांपल्स दी? फ्रॉइड की एग्जांपल दी, चले आपके ऐसे की बात कर लेते हैं 2 मिनट। कि उसमें आपने आर्गूमेंट कैसे बनाया? आपने क्या, टॉपिक तो बड़ा सीमिंगली बड़ा सिंपल लग रहा है, हाउ बोथ पेरेंट्स शुड रेज अ चाइल्ड, ये था टॉपिक था ना? को पेरेंटिंग पे था, बोथ। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एक ऐसे जो है वो आपके नज़दीक क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और कैसे एक कंप्लीट ऐसे कैसे बनता है? ऐसे के पार्ट्स तो यही होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपने हेडिंग्स देनी होती हैं, हेडिंग्स के बाद आपने सब हेडिंग्स देनी होती हैं, एंड देन द कंक्लूजन। ये आउटलाइन है, एंड फिर बॉडी आ जाती है। उसकी बॉडी में वही होता है कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना है और उन सब हेडिंग्स को, एंड हेडिंग्स को आपने एक्सप्लेन करना है उन चीज़ों को। और मैंने अपने ऐसे में आई रोट वेरी क्रिएटिवली। मैं जर्नल करती हूँ, तो जिस तरह मैं जर्नल में लिखती हूँ, द सेम वे आई रोट माई ऐसे। तो मुझे कोई स्पेसिफिकली ये नहीं लगा कि ये मैं सी एस ऐसे कर रही हूँ, मुझे ये लगा कि आई एम राइटिंग माई जर्नल, बिकॉज आई वॉज सो यूज टू इट राइटिंग इट। सो अगर हम ऐसे की बात करें, तो ऐसे में मैंने ये आर्गूमेंट्स दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गूमेंट दिया कि मैंने जेंडर रोल्स सोसाइटी में कैसे डिवाइडेड है, कि जो रोल ऑफ नर्चरिंग एंड केयर टेकिंग है, दैट इज़ गिवन टू द मदर, एंड फाइनेंशियल बर्डन दिया गया फादर को। और वो दे आर सो रिजिड अबाउट इट कि अगर कोई दूसरा पेरेंट उस बारे में हो जाता है, तो सोसाइटी में एक बायसनेस आ जाती है। इवन दो हमारी, अगर हम आजकल देखें तो जो मदर हैं, इवन दो वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं और वो नर्चरिंग भी कर रही हैं, लेकिन फादर का रोल कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। वो सिर्फ फाइनेंशियल करता है, और हमारे मन में
आमतौर पे दिस इज़ नो ऑफेंस बट इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती है. That's दे true. डोंट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Right, right. नहीं इमोशनल देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी. why would I take offense if it's a fact, so it's a fact. So I agree, इस तरह की चीज़ें हैं. जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहा था कि ग्रोइंग अप हमने भी फील किया है कि फादर्स जो थे वो इमोशनली एब्सेंट थे, ऑल्दो दे वर देयर, बट वो दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में, वेलबींग में. सो सॉर्ट ऑफ वो काम जो है वो सॉर्ट ऑफ आउटसोर्स किया हुआ था मदर्स को. बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन सम ऑफ दैट चेंज. फॉर एग्जांपल मेरा अपना पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फादर, राइट. आई एम वेरी मच इन्वॉल्व्ड. जैसे मैं आपको बता रहा था, आई हैव अ सन, आई एम ऑलवेज हगिंग हिम. तो वो चीज़ें चेंज भी हुई हैं, बट आई कैन नॉट से कि पूरी दुनिया पूरी माशरे में सारे मैन चेंज हो गए हैं. दैट आई कैन नॉट से बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड द सेम थिंग्स अगेन. आपने भी एक बात की बड़ी दिलचस्प कि आप जर्नलिंग कर रही थी. इसका मतलब है आप लिखने की आदत आपको बहुत ज़्यादा थी. यस सर. मैं जब आप लिख पढ़ते हैं ना, व्हेन यू स्टडी रीड पढ़ते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो एट सम पॉइंट यू हैव दिस अर्ज टू राइट एवरीथिंग. राइट. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. आप पढ़ रहे हैं, वो आइडियाज़ आपके माइंड में हो रहे हैं, तो यू नीड टू राइट. इट इज़ लाइक आई नीड टू राइट. राइट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका इंग्लिश लिटरेचर में आई एम श्योर आपने बहुत सारी किताबें, बहुत मटेरियल पढ़ा होगा, सुना होगा, और फिर आप लिख भी नहीं थी. इसका मतलब है कि बहुत से लोग जब CSS का ऐसे लिखते हैं ना, वो शायद उनकी ज़िंदगी की का 10वां या 12वां ऐसे होता है. लोगों ने सिर्फ ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स में लिखा होता है, उसके अलावा लोग नहीं लिखते. राइट. मेरे ख्याल में भी मैंने पेपर पेन से लिखा होगा लास्ट टाइम जब मैंने CSS की अटैम्प्ट दी थी 2017 में. उसके बाद पेपर पेन से मैं बहुत कम लिखता हूँ, कंप्यूटर पे लिख लेते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप तो रूटीन में लिख रही थी, तो आपके लिए ये नई चीज़ नहीं थी. तो इसका मतलब है आपके लिए वो एक्सपीरियंस नहीं था जो बहुत से लोग जो CSS का एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, उनके लिए वो लिखने का 3 घंटे लिखने का जो टॉर्चर और स्ट्रेस है ना, वो बहुत अनबेरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने लेवल से भी कम परफॉर्म करते हैं. एक तो अपना लेवल है ना कि अगर एक काम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वो जितना परफॉर्म कर सकते थे, उस एग्ज़ाम के स्ट्रेस में उससे भी कम परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू राइटिंग 3 hours इन अ डे, 3 hours इन अ गो, और ऑल्सो कभी एक ऐसे की आउटलाइन वो सारा कभी बनाया ही नहीं. राइट. सो इसका मतलब है आप में वो मसला, आपके लिए वो मसाइल नहीं थे. वो मसला सर बिल्कुल भी नहीं था. आई डिडंट टेक CSS एज अ बर्डन. राइट. मैंने इसको बिल्कुल भी अंडर प्रेशर काम ही नहीं किया. राइट. मैंने फुल इजी होके, आपने इसको एंजॉय करना है. इतनी प्रोसेस इतना एंजॉयबल है कि जितना आपको लर्निंग मिलती है, आपको इतना सीखने को मिलता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. कि आप इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन इटसेल्फ बहुत मज़े की होती है कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और फिर आप पढ़ रहे हैं और फिर आपको आउटपुट मिल रही है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने तो आपकी अप्रोच ही डिफरेंट है. इसी वजह से आई थिंक नो वंडर कि आपका CSS हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए तो इट्स अ बहुत स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम है, साल मेहनत करते हैं, चीज़ें नहीं आ रही होती. मैंने लिटरली बहुत से लोगों को देखा है एग्ज़ाम्स के करीब देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कि ये 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, तैयारी नहीं हो रही, और बीमार हो जाते हैं उस स्ट्रेस के अंदर. अक्सर लोग एग्ज़ाम्स के से 2-3 हफ्ते पहले बीमार होना शुरू हो जाते हैं. फिर एग्ज़ाम्स के करीब मैंने देखा लोगों के बाजू थकना शुरू हो जाते हैं, रोज़ाना 6 घंटे लिखते हैं. तो आपका वो एक्सपीरियंस नहीं था. अब वहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं, आपकी ऐसे से आगे थोड़ा आते हैं. आपने कौन कौन से ऑप्शनल रखे थे? लेकिन उससे पहले मैं एक इससे सब इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपने इंग्लिश लिटरेचर तो कर लिया, आपके अपने फादर पे कहने पे किया, उसके बाद आपको उसमें खुद ही मज़ा आना शुरू हो गया, आपने सीखना शुरू किया, यू रियली लाइक्ड इट एंड यू एक्सेल्ड इन इट. तो जब आप एक्सेल करी थी तो आपके अच्छे स्कोर भी अच्छा आ रहा था? मेरा स्कोर भी अच्छा, मेरा GPA भी अच्छा, क्योंकि मैंने खुद इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. आई वाज सो मच इनटू लिटरेचर कि मुझे लग रहा था कि इसके अलावा अगर कोई भी डिग्री में करती तो मैं इसको कभी भी इतना एंजॉय नहीं करती. राइट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी योर फादर न्यू समथिंग अबाउट यू. दूसरा ये कि CSS का आपके माइंड में कहाँ से आया? CSS का आई हैव नेवर हर्ड CSS विद इन माई फैमिली. राइट. मेरी बहनों ने कभी, मेरी सिस्टर्स नेवर टॉक टू मी अबाउट CSS. उन्होंने कभी नहीं बताया. मैंने CSS का अपनी एक फ्रेंड से सुना. COVID-19 चल रहा था, तो हमने कहा कि इतना ज़्यादा गैप है, इसमें क्या करें. हम बुक्स भी पढ़ रहे थे, हम TV शोज़ भी देख रहे थे, फिल्म्स भी देख रहे थे, लेकिन उसके अलावा आपको प्रोडक्टिव भी तो कुछ करना होता है ना. आप इसमें ये तो सिर्फ पैसिव कंज्यूमिंग है ना. तो आपको एक्टिव भी बनना होता है. यू हैव टू बी एक्टिव इन योर लाइफ. तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि इस तरह डिग्री के बाद मेरा ये प्लान है,
तो मैंने कहा चलो तुम्हारा प्लान तो अच्छा लग रहा है मुझे, कि साउंड्स फैसिनेटिंग, चलो मैं भी ये वाला ही प्लान करके देख लेती हूँ राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो हुआ क्या, उस फ्रेंड ने पुश बैक कर लिया, उसने एग्ज़ाम्स नहीं दिए एंड आई गिव द एग्ज़ाम्स। हो सकता है वो आगे दें, क्योंकि अभी आपके उनके पास अभी, अगर आपकी एज फेलो हैं तो उनके पास भी 7 साल तो पड़े होंगे। यस सर, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब तैयारी, शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years। राइट तो मुझे लगता है कि आपको थिंग्स शॉर्ट गोल्स रखने चाहिए अपने। राइट जब आपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, आपको होता है आपको अचीव करना है, इस टाइम तक करना है, क्योंकि यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लाइफ। वैसे भी आपको हु नोज अबाउट टुमारो, कि Who knows आपकी about- क्या सिचुएशन होगी, हाउ हेल्दी यू विल बी, किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, राइट क्या लाइफ के इवेंट्स। तो इन दैट सेंस आई एग्री कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। यू एंड आई माइट नो अबाउट द नेक्स्ट ईयर, बट वी प्रॉब्ली डोंट नो अबाउट द ईयर्स आफ्टर दैट। तो उस सेंस में आई एग्री विद यू। तो उस फ्रेंड ने आपको कहा तो एक्टिव, तो दो कोविड तो आगे चला गया, उसके बाद आप बिजी होगी अपनी स्टडीज़ में, तो फिर भी लेकिन CSS के बारे में आप CSS के बारे में वंस यू वर सोल्ड अबाउट द आइडिया, तो यू केप्ट दैट टारगेट। वो CSS आपको अट्रैक्ट कर रहा था या क्या था? मुझे CSS अट्रैक्ट कर रहा था बिकॉज मुझे फॉरेन सर्विस से सबसे ज़्यादा थी, एंड इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज वेल। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स मुझे था कि यू हैव टू बी, यू विल बी इंटरनेशनली गोइंग। राइट, ट्रैवल करने का शौक था। ट्रैवल करने का शौक था, एक्सप्लोर करने का शौक था बहुत ज़्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन ऑफ द लकी वंस जिनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला मिलता है, बिकॉज बहुत से लोग जो CSS में क्वालिफाई होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एलोकेशन नहीं मिलती। सो यू आर वेरी लकी कि आपकी एक तो CSS भी क्लियर हुआ माशाल्लाह से पहली अटैम्प्ट में, और उसके बाद जो आपने सोचा था, जो आपका ड्रीम था, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सो फॉरेन सर्विस, आई एम श्योर यू वुड बी अ ग्रेट फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल। अच्छा, अब CSS तो आपने फॉरेन सर्विस के लिए ड्रीम किया, वो अब यू हैव लैंडेड ऑन दैट ड्रीम। हम प्रॉब्ली लेटर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू में उसके बारे में भी बात करेंगे, व्हाट आर योर प्लान्स। बट अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब रखने थे, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए और क्यों चूज़ किए? जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। आई ऑलमोस्ट हैड 4 to 5 months फॉर प्रिपरेशन। तो मुझे है। उसी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तैयारी करनी थी। और मैंने फिर जब देखा वो सब्जेक्ट्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे, और मुझे लग रहा था कि इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, क्योंकि मुझे लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, और उसमें जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, आई वेंट फॉर दैट सब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल साइंस वाज वन ऑफ देम। पॉलिटिकल साइंस के फ़िलासफ़र्स हमने पढ़े हुए थे, अरिस्टोटल, प्लेटो, हमने ये सब चीज़ें लिटरेचर में पढ़ी हुई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने यूरोपियन हिस्ट्री रखी। यूरोपियन हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर्स आ जाती हैं, कोल्ड वॉर का इरा आ जाता है। वी ऑल्सो हैव स्टडीड दैट इन लिटरेचर के थ्रू आपको, ठीक है, लिटरेचर के थ्रू। एंड अगेन फिलासफी, आई ऑप्टेड Right. फिलासफी एज एन ऑप्शनल। वाओ, फिलासफी तो फैंटास्टिक। मेरा ऑलमोस्ट सब सिलेबस कवर था। Right. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और मैंने इंग्लिश ऐसे पे तो बिल्कुल काम ही नहीं किया राइट, ऑल दिस मंथ्स के। फिर वो अच्छा। था कि वो चीज़ें मैं पैसिवली कर रही थी, मैं एक्टिवली नहीं कर रही थी, CSS के लिए नहीं कर रही थी, बट दैट हेल्प मी इन माई CSS प्रिपरेशन। एंड पंजाबी वॉज वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो पंजाबी मुझे नहीं बोलनी आती थी। मुझे था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आई प्रैक्टिस्ड इट। और मैंने बहुत सारी पोइट्री में भी इंटरेस्ट है, तो जब आपको उर्दू की पोइट्री याद हो जाती है तो आपको पंजाबी की पोइट्री भी याद हो जाती है। एंड अदर देन दैट आई हैड जेंडर स्टडीज़, और जेंडर स्टडीज़ का भी मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट माइनर अपना लिटरेचर में पढ़ चुकी दैट्स थी। वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आपने इंग्लिश लिटरेचर किया उससे सारे आपके ऑप्शनल्स कवर हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री, बिकॉज जेंडर स्टडीज़ भी उसमें हो रहा है। ठीक है, और फिर पांचवा पंजाबी रह गया है, पंजाबी नहीं हुआ, वो पंजाबी चलें। पंजाबी इज़ रिलेटिवली इजी है, स्कोरिंग मार्क्स में। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप अगर ये जो कोई भी आप लिटरेचर का पीस पढ़ रहे होते हैं ना, वो किसी टाइम एंड स्पेस में, जैसे जेन ऑस्टन लिखती हैं तो आपको विक्टोरियन इरा के बारे में पता चलता है, तो आई एम श्योर आपने वॉर लिटरेचर भी पढ़ा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियन हिस्ट्री, बिकॉज काफ़ी लोग इसको बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं और इसमें मार्क्स नहीं आते, बहुत से मुश्किल सवाल आते हैं। तो आपका यूरोपियन हिस्ट्री कैसा गया? रखते वक्त आपको डर तो नहीं लगा? और जब आपने तैयारी की तो कैसे की और कितना स्कोर आया, और उसके बारे में मुझे डिटेल में बताएं।
यूरोपियन हिस्ट्री मैंने इस वजह से रखी कि मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लग रही थी। इवन दो मैंने वॉर फिक्शन पढ़ा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर्स की एज ए सिग्निफिकेंट डिटेल्स या निटिग्रिटीज़ नहीं पढ़ी हुई थी। कॉन्सेप्ट्स थे मेरे बेसिक। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। रेवोल्यूशंस जो उसमें आती हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का एरा बहुत फैसिनेटिंग लगता था। उसके बाद जो फ़िलासफ़ीज़ आई और जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई, इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई, लाइक यूरोप के बारे में पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं यूएस की हिस्ट्री से इतना फैसिनेट नहीं थी जितना मैं यूरोप की हिस्ट्री से थी। नो वंडर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ ना, तो वो उसका ब्रिटिश की फैसिनेशन सारी यूरोप में ही थी हिस्टोरिकली। अमेरिका तो बाद में बना है। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फैसिनेशन अबाउट यूरोपियन लिटरेचर। लेकिन आपके पास सिर्फ 4-4.5 महीने थे, उसमें आपने ये कैसे तैयार कर लिया? आई गेव 1 होल मंथ टू द यूरोपियन हिस्ट्री। उसको मैंने रिपीटेडली बार बार पढ़ा। सबसे तो कहाँ से पढ़ा? एक महीने में क्या चीज़ थी जो आपके पास, लाइक एक महीने में आपने ये भी तो चूज़ करना है ना कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है। तो आपने कैसे, क्या थॉट प्रोसेस था, कौन सा मटेरियल पढ़ा, कौन सी किताबें, कौन सा मटेरियल, जरा जस्ट टॉक अस थ्रू। मैंने एक किताब है सर फारूक सुल्तान की। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? फारूक सुल्तान द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये टेक्स्ट बुक है सीएसएस के लिए या जनरल कोई प्रॉपर स्कॉलरली बुक? सीएसएस की बुक है। उसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है और उसमें थॉरली सब्जेक्ट्स को बताया गया। फारूक सुल्तान की फारूक बुक, सुल्तान। ठीक है। तो मैंने उस किताब को पकड़ा और मैंने देखा कि सारा सिलेबस कवर हो रहा है और मुझे लगा कि मैं किताब पढ़ सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ। सो आई studied that book for almost 4 to 5 times, again and again and again and again. That's very interesting. 4 to 5 times in a month. I have never heard anything like this. तो आपने, और ये बुक आपका सोल सोर्स था कि उसके अलावा आप गूगल सर्च भी कर रही थी या और मटेरियल्स भी देख रही थी? मेरा ये सोल सर्च में बेसिकली तो यही सोल सर्च था। मुझे था मेरा ये ख्याल होता है कि आप बेस बना लो एक किताब से अपनी और उसके बाद उस पर कंपाइल अप करी जाओ इफ़ यू हैव द टाइम। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको यू जस्ट नीड्स टू गेट योर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसमें आपने देखा अच्छा मैं यूएस चले अमेरिका चले इवन यूके यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आपने देखा अच्छा ये चर्चिल है, ये हुआ है, आप चर्चिल के बारे में डिटेल उसकी बायोग्राफी पढ़ने लगे और आपने एक दिन उस पर लगा दिया और डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। जबकि कोर इज कि चर्चिल वाज कन्फ्रंटेड विद द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसने मेन डिसीजंस के लिए जस्ट गेट फोकस ऑन दैट एंड गेट ऑन विद योर थिंग्स, यू नो। आई थिंक लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस में सर्च करना शुरू हो जाते हैं, दे गेट डीपर डीपर इनटू दैट, और जबकि कोर जो है ना वो उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता। Am I right? Yes sir, you are very right. That is because they don't set goals for themselves. Right. उनको they don't put limits to themselves कि आपने 1-2 घंटे में ये टॉपिक कवर करना है, आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। They don't challenge themselves. उनको they give themselves easy time. मुझे लगता है ऐसे करते हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा पर्सनल चैलेंज भला क्या है, आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। मैं एक चीज़ के बारे में सर्च करते करते ना वो पूरा दिन लगा दूंगा, जबकि मैं सीएसएस की तैयारी का वो कोर्स, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन आई डिड नॉट। सो बहुत से लोग ऐसे हैं कि दे नो अ लॉट अबाउट अ फ्यू टॉपिक्स, बट एज अ होल यूरोपियन हिस्ट्री का क्रक्स जो है ना वो उनको नहीं पता होगा कि यार रेनेसांस से लेकर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आए कैसे, उसके बाद मार्शल प्लान या जो है ना कोल्ड वॉर कैसे आया और ये क्यों हुआ। दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट। दे नो द फैक्ट्स बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये इफ़ एनीवन कैन टेक दिस लेसन आउट ऑफ टेक वन लेसन आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट शुड बी दिस कि आपने फोकस करना है कोर के ऊपर। एंड वन ऑफ द थिंग दैट समन सक्सेसफुली डिड कि वो बुक पढ़ते पढ़ते उन्होंने गूगल पे सर्च ही नहीं की। गूगल पे आप सर्च करते हैं वो तो एक रैबिट होल है, आपको सारी रात आप वीडियोस देख रहे हो एंड यू थिंक यू आर स्टडिंग, बट आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, यू आर एक्चुअली स्कैटरिंग। सो पहले एक बुक को कंप्लीट तो कर लेना, कंप्लीट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने हर सोर्स के लिए एक बुक को ही सजेस्ट किया। अगर जब मेरे हो गई 5 बुक, मतलब मैंने अपनी बेस बना ली, उस चीज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए एंड स्पेसिफिकली सिलेबस कवर करना होता है, क्योंकि आपने सीएसएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है चीज़ों को, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सीएसएस। नोबडी, मैं खुद को ये बताती थी कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द पेपर। मैं पेपर पे एट द एंड ऑफ डे क्या लिख रही हूँ, मुझे जितना आता है, इट डज नॉट मैटर टू द एग्जामिनर। एब्सोल्युटली, या जो आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया, रिकॉल नहीं हुआ, वो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। तो मेरे से इस तरह एक्सप्लेनेशंस नहीं होती। मेरे तो शॉर्ट्स नोट्स भी इतने शॉर्ट्स हैं, इतने शॉर्ट हैं कि इतने से पंजाबी के नोट्स हैं और इतने से फिलॉसफी के नोट्स हैं और इतने ही जेंडर स्टडीज के। सिमिलरली आपका एग्जाम भी पेपर ही वो छोटा होता था, कम पेजेस पे? नहीं,
पेपर को मैं बहुत एक्सप्लेन करती थी। मैं 1 क्वेश्चन को 8 to 9 पेजेस पे करती थी। राइट। तो लिखने की आदत थी ना। ऐसे आपका कितना लंबा था? ऐसे मेरा था ऑलमोस्ट पेजेस 2200 का? वर्ड्स, 2200 पेज। तो ये कितने पेज बन गए होंगे सफ़े? 14 पेजेस 14, ठीक ऑलमोस्ट। है। क्योंकि पेपर वो उसका ना पेपर भी बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री हो गया, अब आप हम आते हैं फ़िलासफ़ी की तरफ, फिर हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ आएंगे। फ़िलासफ़ी को आपने कैसे तैयार किया और किस किताब से तैयार किया? सर फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट जो थे ना मेरे पास, मैंने तो सबसे पहले मैं जब भी कोई ऑप्शनल पढ़ने लगती थी, मैं CSS का सिलेबस सामने खोल लेती थी, ठीक है। FPSC का नोट डाउन कर लेती, प्लान बना लेती थी कि ये चीज़ें इस तरफ हैं तो मैंने ये वाली चीज़ें कैसे कवर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 80 मार्क्स इन फ़िलासफ़ी। तो मैंने फ़िलासफ़ी को एक तो रसल की किताब से पढ़ा, लेकिन दैट इज़ नॉट उसको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ, लेकिन वो बहुत रसल लिमिटेड की सी कौन है। सी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी वाली? वेस्टर्न फ़िलासफ़ी ठीक है। वाली वो बहुत लिमिटेड सी है। वो राइट। आपको कंप्लीट नहीं देती, आपको और बुक से कंसल्ट करना पड़ता है। वो बहुत ड्राई भी है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, वो बड़ी ड्राई और मुश्किल है उसको। लाइक एंड यू हैड द स्टेमिना टू गो थ्रू सच अ बुक। तो आप कितनी देर में इस तरह की बुक पढ़ के और उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब भी कर लेती थी? मैं 2 to 3 डेज़ में कर लेती थी दैट्स absorb। दैट्स दैट्स रिमार्केबल। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, एन एवरेज स्टूडेंट जो है ना, वो 1 महीना भी लगा लेगा लेकिन वो बुक ख़त्म नहीं करेगा। दैट इज़ वट द एवरेज इज़। मैं बिकॉज 6-7 साल से हम मुकाबला प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एंड आई मीट हंड्रेड्स ऑफ CSS एस्पायरेंट्स इन अ टिपिकल ईयर। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू हु हैज़ क्वालिफाइड द CSS एंड एन एवरेज पर्सन। वो तो किताब को पढ़ ही नहीं सकता, उसको एंग्जाइटी है और वो कहता है बस मुझे इसके नोट्स बता दो, या मुझे एक 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो में कोई बता दे मैं पॉइंट्स, और यू नो समहाउ मैं जो है ना बस मुझे पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। एंड हियर यू आर, आप 2-3 दिन में एक किताब पढ़ रही है, इसका मतलब है आप 1 महीने में यू कैन गो थ्रू 10 to 15 बुक्स। यस सर। राइट। तो सर इस चीज़ के लिए आई हैव वर्कड ऑन माई कंसंट्रेशन स्पैन, राइट। कि मैं चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ और तब आपको रीडिंग की समझ आती है। तो आई क्विट सोशल मीडिया राइट। ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी के। मैं सोशल मीडिया से क्या होता है, ये स्क्रीन से, इवन दो स्क्रीन भी आप कर लें, अगर आप उसके टाइम को लिमिट नहीं करते तो देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। तो राइट। डोपामिन रिफ्लेक्स आपको चाहिए होता है, फिर आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है और आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी होती। तो आपने जो कहा कि मैंने अपने आप को स्पीड रीडिंग के लिए ट्रेन किया, तो वो आपने अपनी अंडरग्रेड के साथ साथ ही किया होगा ना? एग्जाम के 5-6 महीने में तो ये नहीं कर सकते ना? वो पहले मैंने ट्रेन पहले कर बिल्ड लिया किया। हुआ था उस चीज़ के लिए। रेजिलियंस बिल्ड की अपने आप में, ताकि मैं अपने 4 to 5 ईयर्स में, वो 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट कर इसका मतलब है आप कोविड के बाद अपने आप को CSS के लिए तैयार कर रही थी? बैकग्राउंड वर्क आप कर रही थी। राइट, दैट्स वेरी। लेकिन आपने पहले कहा था कि मैंने हर सब्जेक्ट की एक एक बुक पढ़ी, अब आप फिलॉसफी पे यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बुक्स। सर बेसिक कोर बुक तो एक ही थी ना। कोर Right. बुक एक थी। वो कौन सी थी? कोर बुक थी सर, कोई हेल्पिंग बुक मैं ले लेती थी जनरली। हाँ। वर्ड टाइम्स की बुक थी जो मैंने कंसल्ट की, उससे जो एक ऐसी किताब ले लें जो आपका सिलेबस कंप्लीट करे। राइट। मैंने एक किताब नहीं पढ़ी, मैंने बेस बनाने के लिए किताब पढ़ी, एंड व्हेन आई हैड टाइम तो मैंने उस पर और चीज़ें पढ़ी। रेफरेंसेस भी तो ऐड करनी होते हैं आपको। राइट, नाउ आई अंडरस्टैंड। क्योंकि आप कह रही मैं एक किताब 2-3 दिन में पढ़ लेती हूँ, तो दैट्स अ रिमार्केबल स्पीड ना। एक दिस इज नॉट एन एवरेज पर्सन सिटिंग विद मी। अब मुझे बताएं कि फिलॉसफी में आपने कितने फिलोसफर को तैयार किया? उसको फिलोसफर्स के हिसाब से आपने डिवाइड किया कि इरा के हिसाब से डिवाइड किया? सर मैंने इरा के लिहाज से डिवाइड किया। जिस तरह रैशनलिस्ट डिफरेंट थे, डेकार्ट था और बाकी रैशनलिस्ट होते हैं, अरिस्टोटल इज़ वन ऑफ द रैशनलिस्ट। उसके अलावा एम्पिरिसिस्ट होते हैं, कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र्स होते हैं। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को आपने सेपरेट तैयार करना होता है, मुस्लिम्स को अलहदा, एथिकल फ़िलासफ़ी को सेपरेट तैयार करना होता है। सो आपको इनको डिवाइड करना पड़ता है कि आपने हर पार्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है और किस तरह से अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आ जाए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोग इसको लेते हैं। 3-4 साल पहले होता था कि लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ज़्यादा लेते थे, फिर वो एग्ज़ाम हिट होना शुरू हो गया। हिट एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है CSS में कि उसमें एग्ज़ाम में कम नंबर आना शुरू हो गए, तो लोग सब भागे पॉलिटिकल साइंस में आ गए। तो पॉलिटिकल साइंस हर कोई तैयार कर रहा होता है प्रीटी मच, ठीक है। वी नो इट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। तकरीबन मेजॉरिटी 60-70% लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रखा होता है। तो इस तरह का सब्जेक्ट आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आपने बता दिया कि उसमें फ़िलासफ़ीज़ थी, वो आपको फ़िलासफ़र्स, और इसमें जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस था, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पॉलिटिकल साइंस को जब आपने तैयार किया था, आपकी अप्रोच क्या थी? तो आपने कौन कौन से मटेरियल से तैयार किया उसको? पॉलिटिकल साइंस के लिए तो एक बहुत वेल रिनाउंड किताब यूज़ की जाती है, जुड हार्मन।
जुड हार्मन को भी मैंने पढ़ा था, लेकिन वो मुझे कोई इतनी खासी पसंद नहीं आई थी। जूड हार्मन की किताब का नाम क्या है और इसका स्कोप किस तरह, सब्जेक्ट मैटर क्या है? फ्रॉम प्लेटो टू, आई कांट रिकॉल द राइट, एग्जैक्ट इस नेम। फिलोसफर 17 16 18 सेंचुरी तक फिलोसफर कोई होगा। कोई फिलोसफर है, फ्रॉम प्लेटो टू समवन, इस Right. तरह का नेम है उसका। जुड हार्मन, ऑरेंज कलर का कवर पेज होता है, दैट इज़ वेरी वेल रिनाउंड। उसके अलावा मैं FPSC की जो बुक्स थी ना, उनसे कंसल्ट करती होती थी। मैं उनको वहाँ पर सर्च टैब में लिख कर उनका PDF खोल के उनको स्किम करती होती थी। उसमें से जो चीज़ें पसंद आती थी वो मैं लिख लेती होती थी। बहुत शॉर्ट फुल पैराग्राफ नहीं आपने लिखना, कुछ जिस्ट ले लेना उस चीज़ का और जिस्ट को इनकॉर्पोरेट कर लेना और उस बुक का रेफरेंस दे देना आपने। That's remarkable. I think आपकी one of your core strength is to quickly go through a material. Yes, sir. You know, ठीक है. So उसके अलावा मज़रुल हक की किताब है, वो भी मज़रुल हक की किताब मशहूर है, उसका क्या नाम है? उसका किताब का नाम पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजीज। Right. वो पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल होती है। Right. लेकिन मुझे लगता है कि सब एक जैसी ही पढ़ते हैं बुक्स सबकी एक जैसी होती हैं। मैंने अपने साथ पढ़ा, लेकिन जो चीज़ है ना वो सिर्फ आपका राइटिंग पैटर्न है, दैट मेक्स यू डिफरेंट। जब पॉलिटिकल साइंस में आपने कोई यूनिक बुक नहीं पढ़ी, जो सारी किताबें सब पढ़ रहे होते हैं वही आपने? कुछ भी नहीं यूनिक पढ़ा, एंड आई हैव मोर स्कोर्स देन माय पीयर फेलोज। आपका जो अपना लिखने का स्टाइल और उसमें क्लैरिटी और उसकी स्टाइल, उसकी वजह से शायद, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको रीडिंग सब करते हैं, पढ़ाई सब कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है अपने राइटिंग स्टाइल पर। एंड एनालिसिस भी उसमें शो होना चाहिए। एनालिसिस भी शो होना चाहिए, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालिसिस बिल्कुल शो होना चाहिए, आपको रिलेट करना आना चाहिए। आप एक फ़िलासफ़र को दूसरे फ़िलासफ़र से रिलेट कर दें। आप एंड पे जाके क्रिटिकल एनालिसिस का पूरा पेज में लिखती होती थी, जिस पे लिखती होती थी कि किस तरह ये वाला फ़िलासफ़र रिलेट कर रहा है, ये वाली फ़िलासफ़ी मॉडर्न लाइफ से कैसे रिलेट कर रही है। आपने वो ज़रूर एनालिसिस उसके लिए यू नीड टू डीपली अंडरस्टैंड द फिलोसफर्स के उनके आइडियाज़ क्या हैं, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दैट्स उसके अलावा कोई यूट्यूब नहीं देखा आपने पूरी तैयारी में? यूट्यूब मैंने करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से तैयार किए हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। वो यूट्यूब में कोई स्पेसिफिक कोई चैनल था या? स्पेसिफिक चैनल्स थे जो न्यूज़पेपर के न्यूज़ के चैनल्स होते हैं। अल जज़ीरा का चैनल हो गया, उसकी जो स्टार्ट हियर की पॉडकास्ट है वो सारी सुनती होती थी मैं। स्टार्ट ईयर की पॉडकास्ट होती है उसके हर साल की? स्टार्ट हियर होता है, उसमें हर इशू को बताया होता है। राइट। स्टार्ट हियर ना उनकी एक सीरीज़ है जिसमें हर इशू के कोर का बताया होता है कि हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हाई इट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर एक टॉपिक है तो वो लिखा है। कोई भी इशू है जो अभी वेस्टर्न का, इजराइल पैलेस्टीन का इशू हो गया, कोई भी जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हो गई, वो क्यों हो रही है उसका, वो बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं। उसके बाद वन है एक न्यूज़ चैनल, एंड अदर देन दैट वॉक्स है। तो बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ये दोनों पाकिस्तानी हैं? नहीं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स नहीं है। ठीक है। आपने ग्लोबल इंटरनेशनल न्यूज़ कभी भी पढ़नी है तो आप पाकिस्तानी न्यूज़ पे तो रिलाई नहीं कर सकते न्यूज़ चैनल्स पे। आप हाँ, डॉन एक रिलायबल है, ट्रिब्यून बहुत अच्छा होता है। ट्रिब्यून के आर्टिकल्स मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं डॉन से। एक जो डॉन में मैंने फैक्टर देखा, डॉन में जो फैक्ट्स और फिगर्स पे ज़्यादा देते हैं और एनालिसिस पे कम देते हैं। अगर आपने कंसल्ट करना है तो ट्रिब्यून कंसल्ट करें। राइट, ट्रिब्यून के आपकी इसका मतलब ओपिनियन पीस ज़्यादा अच्छे होते हैं? ओपिनियन पीस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका एनालिसिस बहुत कुछ ज़्यादा राइटर अच्छा जो आपको होता है। बहुत पसंद हो, स्टैंड आउट क्योंकि ज़हन में है कोई? नहीं सर, नहीं। राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हमने आपके ऑप्शनल्स काफ़ी का जिक्र कर लिया, फ़िलासफ़ी भी हो गया। जेंडर स्टडीज़ में आपकी क्या, अगर किसी ने जेंडर स्टडीज़ की तैयारी करनी हो तो आपने कैसे की थी? जेंडर स्टडीज़ की किताब तो मैंने एक नोआ की किताब ली थी, मैंने वही वाली ली थी, एक बेसिक बुक ली थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। लेकिन उसके अलावा एक और किताब है CSS इन 7 days, उसमें जेंडर स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तरीके से बयान किया हुआ है। तो मैंने उस किताब को एक दफ़ा गो थ्रू किया था और वो मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर फ़िलासफ़ी को। उसमें भी मज़े की बात है कि उसमें भी पोस्ट मॉडर्निज़म की फेमिनिस्टिक थीरीज़ वो सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। राइट। तो पंजाबी, क्योंकि अगर आपकी पंजाबी ज़ुबान नहीं है आपकी, आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो, लेकिन आप समुद्री में रही, पंजाबी आपने लोगों को बोलते देखा होगा, इतनी एलियन नहीं आपके लिए थी और उर्दू से मिलती जुलती लगती है। हम लोगों को तो लगती है, ऑल्दो बाकी हमारे पख्तून भाई, सिंधी भाई डिसएग्री करते, कहते हैं पंजाबी सानू तो नहीं लगती उर्दू जैसी, हमें तो लगती है, राइट? सो उसमें आपने फिर जब ये रखा तो पंजाबी की कौन सी किताबें कंसल्ट की आपने? पंजाबी की CSS और PMS की किताब आती है, आगे ही से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो जनरल लोग कंसल्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए, क्योंकि वो सारे वही इसी चीज़ को कर रहे हैं और आगे ही में ज़्यादा शेयर नहीं होते,
इवन तो मैंने आगे ही को मैंने कुछ दिन पढ़ा अपनी दोस्त से लेकर, लेकिन वो इतनी कोई नहीं लगी थी। उसके अलावा दूसरी एक किताब थी पेंडे समथिंग, उसका ओके, नाम पंजाबी था पेंडे, पंजाबी पेंडे, अदबी पेंडे, अदबी अदबी पेंडे, या अदबी पेंडे। ये 2 किताब। अच्छा, उसके अलावा मुकाबला जो प्लेटफॉर्म है उसको आपने किस तरह यूज़ किया था? वो वेयर डज दैट कम इन योर प्रिपरेशन? मुकाबला ऐप ने भी मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं जब आपको पता है फैसिनेशन होती है, यू हैड अ ड्रीम, लेकिन आप जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो दे हैव अचीव समथिंग एंड दे आर देयर सिटिंग, तो आपको होता है कि यू वांट टू बी इन दैट प्लेस, आपको भी उन्हें जाना है, आपको भी उधर जाना है। तो जब मैंने पॉडकास्ट देखी है आपके लास्ट ईयर की, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी कि अच्छा लोगों की ये जर्नी है, लोगों का ये हो रहा है, लोग मतलब मुझे वो आपने चीज़ कौन बहुत सी वाली fascinate पॉडकास्ट करी। देखी थी? शीरी वाली? जी मैंने शीरी वाली पॉडकास्ट राइट, देखी शीरी थी। वाली देखी थी ना आपने, उनका इंटरव्यू वो बहुत पॉपुलर हुई थी हमारी, वो तकरीबन ऐसी 9-10 हज़ार उस पर व्यूज़ हैं। तो आपने वो देखी, तो फिर आपने ऐप इंस्टॉल की? जी मैंने ऐप तो ऐप में से क्या यूज़ किया? कहाँ क्या इसमें से करती ऐप थी? में से मैं, क्योंकि हमने जीके के जो होते हैं ना क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान अफेयर्स के, वो आपने ऐप के थ्रू करने होते हैं। मैं और भी ऐप्स यूज़ करती थी, ये भी मैंने ऐप यूज़ की, मैंने एमसीक्यूज़ तैयार करने के लिए और रोज़ की रोज़ अपडेट्स लेने के लिए, न्यूज़पेपर अपडेट्स। तो इसका मतलब है कि आपने इस पे एमसीक्यूज़ देखे, सब्जेक्टिव, सॉल्व सब्जेक्टिव भी देखे हमारी ऐप के कि नहीं? सोल्ड मैंने वो नहीं वो देखा। नहीं देखे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं थोड़ा सा वापस आ जाएं कि अब हम बात करते हैं आपका सीएसएस जब आपने दिया, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आना था, आपको पता था रिज़ल्ट आने वाला है? जब रिज़ल्ट आया, पहला तो स्टेप है ना कि रिटन क्वालिफिकेशन का रिज़ल्ट आता है कि आप रिटन में पास हुए हैं कि नहीं, ठीक है? तो गो बैक ऑन दैट डे, आपको पता था कि उस दिन रिज़ल्ट आने वाला है? मुझे फ्राइडे का हमें इंतज़ार था, हमें अपडेट्स आ रही थी कि फ्राइडे को रिज़ल्ट आ जाना है, लेकिन फ्राइडे के बाद फिर मंडे को रिज़ल्ट आया। ये तो पता था कि वीकेंड पर रिज़ल्ट नहीं आ सकता, राइट। तो शायद मंडे का था कि शायद आज रिज़ल्ट आ जाए। मुझे था कि शायद 6 बजे शाम को रिज़ल्ट आ जाए, मगर रिज़ल्ट 3 बजे आया। राइट। तो जब रिज़ल्ट आया तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला? मुझे खुद ही पता लगा, मैं ऊपर छत पे वॉक कर रही थी और दुआएं कर रही थी कि रिज़ल्ट अच्छा है। राइट। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, मुझे ये था कि मैंने इतनी थोड़ी प्रिपरेशन की है, लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, तो आई माइट नॉट गेट अ चांस। ठीक है। तो खैर मैंने लैपटॉप खोला, मेरा फ़ोन उस वक्त ऑफ ही था, मैंने लैपटॉप खोला और मैंने एफपीएससी की वेबसाइट ही सामने खुली हुई थी और साथ सीरीज़ थी जो मैं देख रही थी, हाउ आई मेट योर मदर। राइट। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी एपिसोड देखने के लिए मैंने एक्चुअली लैपटॉप खोला, तो ठीक। मैंने देखा तो एफपीएससी की वेबसाइट वो रीलोड हो रही थी और उसके आगे आ गया, लिखा हुआ था 18 सितंबर 2023 रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। एंड आई वाज लाइक रिजल्ट आ गया। राइट। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन पे अभी कोई अपडेट नहीं थी, फ़ोन पे किसी का कोई मैसेज नहीं आया हुआ था। मैंने फिर सबसे पहले वो लिस्ट खोली, अपनी रोल नंबर स्लिप पकड़ी, दुरुशी पढ़ा, मैंने कहा देखते हैं क्या बना है ना। ठीक है। तो खैर मुझे कंट्रोल एफ नहीं मैंने किया, मैंने कहा नेम ही ढूंढते हैं अपना। तो ऐसे आपको डायरेक्ट एकदम से धक्का लगता है अगर आपका नाम ना आया हो, आपको नाम देखने में थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है आपको। राइट। तो खैर मैंने आई कॉल्ड अ फ्रेंड बट ही डिड नॉट पिक अप। तो फिर मैंने फ़ोन बंद करके ना अपना रिज़ल्ट देखने की कोशिश की। फिर मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मेरा नाम माई नेम वाज देयर। ठीक है। तो आपको रिटर्न की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा। ज़्यादा आपको, क्योंकि आप 1000 ऑफ स्टूडेंट से पास होकर आ रहे हो। Right. तो एजुकेशन की तो आपको होती है, लेकिन एजुकेशन में देयर इज़ होप, बट Right. रिटर्न में यू डोंट हैव अ होप। Right. देयर इज़ सो मच अनसर्टेनिटी एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको होता है कि नहीं कि किसी न किसी में फेल हो गए होंगे, किसी ऐसे ना में हो किसी गए होंगे, में- प्रेसी में हो गए होंगे, मुझे लगता था इवन दो मैं किसी में फेल ना भी हूँ, रिटर्न नहीं पास हो सकता। पता 600 नहीं नंबर शायद ना आए 600 टोटल। नंबर ना आई है, फिर इस तरह मुझे इस तरह लगता था कि नहीं हो राइट। सकता। व्हेन यू सॉ दैट रिजल्ट, कोई आपके पास था घर में, फैमिली में से कोई? फैमिली में था, मेरी मामा काउच पे बैठी हुई थी बाहर, तो ठीक। मैं मामा के पास गई भागकर, मामा मैं पास हो गई, मैं रोना शुरू हो गई। राइट। तो आई ऑलमोस्ट क्राइड फॉर हाफ एन आवर, मामा के गले लग के मैं रोती रही। आपको यकीन नहीं आता कि आप पास हो गए। राइट। सो फिर आपने मामा को बताया, तो मामा को बता दिया, तो उनकी क्या एक्सप्रेशन थे? मामा बहुत ज़्यादा खुश थी। मामा कहती मुझे पहले से ही पता था अच्छा। तुमको जाना। मामा कहती वो कहती है मैं बहुत दुआएं करती थी, मुझे पहले से ही पता था, तुम भी परेशान होती थी। राइट। तो उसके बाद आपने घर में और लोगों को कैसे पता चला? माई फादर वॉज इन द ऑफिस, तो Right. मामा ने उनको कॉल की, तो पापा भी बहुत ज़्यादा, पापा खुशी से रोने लग गए। ठीक है। अच्छा इसका हो गया। फिर मेरे ना हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, Right. तो मैं अपनी तामी के घर गई जल्दी से भाग के, मैं इतनी उछली जाऊँ, मैं कूदी जाऊँ, अब मैं जंपिंग मैं कह रही थी कि मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, इस तरह Right. से।
ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न। तो अब जब आपने का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था कि आगे के प्रोसेस के बारे में भी आप सोच रही होंगी? वो उस दिन सोचा या उसके बाद सोचना शुरू नहीं, किया? उस दिन तो नहीं सोचा, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने 2 फ्रेंड्स थे जो नर्स से ग्रेजुएट हुए थे। राइट। तो उनका नाम भी मैंने साथ ही देखा। मैंने उनको कॉल की कि आपका नाम किधर है, तो उन दोनों का बोथ ऑफ देयर नेम्स वर मिसिंग, उनका राइट। नेम नहीं था। तो मुझे समझ ही नहीं आई उस चीज़ की कि नाम क्यों नहीं है उनका उधर। ठीक है, मैंने तो उनके लिए भी इतनी दुआएं की जितनी अपने लिए दुआएं तो की। वो आप समझती थी कि वो भी काबिल थी काफ़ी ज़्यादा? जी, वो भी काबिल थे राइट, बहुत काबिल ज़्यादा। थे, ठीक है। तो ठीक है, तो खैर तो उनके नाम नहीं आए। तो जी, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से आपके अलावा किसी और का नाम मेरा नहीं था? नाम नहीं, इसके अलावा किसी और का नाम नहीं बट आया। वर देयर सम नेम्स जिनको आप रिकग्नाइज करती थी एकेडमी में या कहीं नहीं, जिंदगी के पास? देवर नो नेम्स, नो नेम्स नो दैट यू नेम्स, कुड रिकग्नाइज? नो तो नेम्स यू आई आर द कुड ओनली। रिकॉग्नाइज। अच्छा, राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद फिर जब कितने दिनों बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार आगे भी प्रोसेस है अभी, तो फिर उसके लिए तैयारी आपने कैसे करना द शुरू? वेरी नेक्स्ट डे ठीक है। आप मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू गो फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको अंग्रेज़ी आपकी बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनालिसिस, अंग्रेज़ी से ज़्यादा आपको चाहिए करंट अफेयर्स का नॉलेज। तो वो आपके ऑलरेडी नहीं था, आप समझती थी आपको इंग्लिश सही बोलनी नहीं, या वो आती है, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस जो है ना, अब मैंने छोड़ा हुआ था 6 महीने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद। यू राइट। क्विट न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं आप करंट अफेयर से, बिकॉज वो प्रेशर एकदम से रिलीज़ होता है। तो आप हाउ आई मेट योर मदर टाइप सीरीज देख रही थी एग्जाम देने के बाद? जी, मैं चिल कर रही थी, चिल मैं कर तो रही थी। रिलैक्स कर रही थी। तो फिर आपने दोबारा फिर कैसे तैयारी करना शुरू की? फिर दोबारा से तैयारी करना शुरू की, फिर पढ़ाई शुरू हो गई। तो इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रिटन से भी ज़्यादा, अच्छा, दैट्स वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। ज़्यादा। किस तरह का पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता आपको है? वर्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इंडो पाक हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ड। फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, द ग्रुप यू आर प्रेफरिंग फॉर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिटर्न में तो आपको इतना सब पढ़ना पड़ता है, और इंटरव्यू में आपके पास इतने सारे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। और मज़े की बात ये होती है, आप पढ़ भी लें, रिटर्न में आपके पास टाइम होता है टू थिंक अबाउट दैट। इन द राइट, इंटरव्यू यू डोंट हैव द टाइम, राइट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो फिर जो आप तैयारी कितनी ज़्यादा करते हैं उसमें से वो सवाल पूछते भी हैं? एट टाइम्स वो पूछते हैं ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपकी लाइफ आपसे से किस तरह के पूछते हैं। सवाल पूछे थे? मुझसे इंटरव्यू में बेसिकली मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था नहीं। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। Right. तो राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने उसके लिए आई वेंट फॉर CSS। तो Right. जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था, तो अगर जॉब का एक्सपीरियंस होता तो वो मुझसे वो क्वेश्चन पूछते, लेकिन उन्होंने बेसिकली मुझसे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे, पर्सनैलिटी रिलेटेड पूछे, और कोई 2-3 सवाल जो स्टैंड आउट किए आपको अभी तक याद हैं, वो कुछ बताएं। एक क्वेश्चन मुझे याद है, जो उन्होंने वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल इन योर लाइफ, और व्हाट इज़ योर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ। तो Right. उसमें आई रेफर टू लेडी मैकबेथ दैट आई डू नॉट वांट टू कमिट एनी अनजस्टिस टू द सोसाइटी। उसकी एक बड़ी हैवी सी लाइन थी, वो मैंने याद की थी एट दैट टाइम। Right. आई कांट रिमेंबर दैट नाउ। तो उस तरह मैं इनकॉर्पोरेट कर देती होती थी अपने आंसर्स में, कभी लिटरेरी कोटेशंस को, तो कभी इवन शेक्सपियर मैंने आकर इंटरव्यू में पढ़ा। इंटरव्यू में आपको अपनी डिग्री को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है दोबारा से। इंटरेस्टिंग। सो यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग कि वो कुछ भी पूछें तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि वो हो सकता है वो ऑब्वियसली वो पूछेंगे आपने 4 साल ये डिग्री की है उसकी कोई चीज़ पूछेंगे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है हो सकता है वो कहेंगे यार एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी टू अस, यू नो। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंटरव्यू का भी कोई स्कोप अनलिमिटेड है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग जस्ट बिकॉज कि वो उसमें से कुछ कोई भी चीज़ पिक एंड चूज करके पूछ सकते हैं। What was the most difficult question they asked? चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में या जरूरी नहीं एकेडमिक से रिलेटेड हो, व्हाट वाज द मोस्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट जिसने आपको अनकंफर्टेबल किया या उससे आगे फर्दर डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आई गेव अ लॉट ऑफ मार्क्स, तो प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी हो गई थी, एंड आई रिमेन सो calm एंड चिल ड्यूरिंग द इंटरव्यू के इवन दो कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो यू जस्ट हैव टू से नो कि सर नहीं आता, और फिर उससे आगे आपने मूव ऑन कर जाना होता है। तो राइट, आई डिड नॉट तो आपके ख्याल में वो आपकी पर्सनैलिटी, वो इंटरव्यूज का जो पैनल था वो आपके ख्याल में क्या चीज़ जज कर रहा होता है, एवेलुएट कर रहा होता है? वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को जज कर रहा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टफ, आपकी पर्सनैलिटी को, एंड एज अ होल एज अ पर्सन। अच्छा, एनालिटिकल स्किल की हमने काफ़ी बात की है। अगर हमें अपने लिसनर्स को बताना होगा एनालिटिकल स्किल होती क्या है, अगर कुछ बंदा समझे यार मुझे समझ नहीं आई एनालिटिकल स्किल क्या होती है? एनालिटिकल स्किल होती है कि आप चीज़ों के बारे में सोचें कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई इज़ एनालिटिकल स्किल। आप चीज़ों के कोर में जाएं, उनकी अंडरस्टैंडिंग करें। कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज के बारे में।
if this chair is of the blue color, white is of blue color, why not of white color? तो दिस इज़ एनालिटिकल स्किल. हमारे एक मेंटोर है, वो हमें कहते थे कि आपको इंटरव्यू में ऐसे करने की ज़रूरत है कि आपको हर चीज़ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है. क्वेश्चनिंग इज़ एनालिटिकल स्किल. वाई दिस टेबल इज़ हेयर, वाई देयर इज़ वाटर ड्रॉप्स ऑन द बॉटल. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज़ एनालिटिकल स्किल. इंटरेस्टिंग. मेरे ख्याल में ये प्लास्टिक के अंदर छोटे छोटे सुराख है जहाँ से ये बाहर आता है. अच्छा, तो इसकी अब आपसे कुछ बात करते हैं आपके स्कोर्स के बारे में, फिर मैं उस पर आएंगे कि आपकी एलोकेशन कहाँ पे हुई, फिर इसको क्लोज करेंगे इंटरव्यू को. आपके मार्क्स कितने थे रिटर्न में? 712 थे. दैट्स इम्प्रेसिव. लाइक मोस्टली लोगों के मैंने देखे 600 की रेंज में होते हैं. 712, तो ये अच्छा, फिर 712 मार्क्स थे. तो इंटरव्यू में कितने आए? इंटरव्यू में आई हैव 130 मार्क्स. 130 मार्क्स, तो टोटल हो गए 842. तो ये मेरिट में आप कितने नंबर पे थी? 52nd. इसका मतलब काफ़ी लोगों के स्कोर आए हैं. इससे ऊपर भी काफ़ी लोग हैं. इससे ऊपर भी आए हैं. राइट. तो लोगों के जो आपसे ऊपर लोग हैं उनके ज़्यादातर इंटरव्यू में ज़्यादा हैं या रिटर्न में ज़्यादा है? रिटर्न में टॉप क्या आया होगा स्कोर? रिटर्न में टॉप 733 या 734 आई हैव हर्ड कि इतने हाई. अच्छा, 734 आपकी रेंज में ही है. 712. सो आपके सब्जेक्ट्स में से सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बात कर लेते हैं. आपके ऐसे में कितने हैं? 40 मार्क्स. प्रेसी में 40 मार्क्स. और तीनों जनरल नॉलेज में. करंट अफेयर्स में कितने हैं? करंट अफेयर्स में 59. पाकिस्तान अफेयर्स में भी 50 समथिंग. आई कांट. अच्छा, ठीक है. इस्लामिक स्टडीज़ में 62 मार्क्स. 62. पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 1 और पार्ट 2, जो पार्ट 2 था वो हमारा बैडली हिट हुआ था. राइट. तो पार्ट 1 में 76 है और पार्ट 2 में 39. अच्छा, दैट्स अ बिग गैप. तो तकरीबन 130 है पॉलिटिकल साइंस में. आपके फिलॉसफी में कितने हैं? फिलॉसफी में 79 मार्क्स. और इंग्लिश लिटरेचर में? इंग्लिश लिटरेचर आई डिडंट गो फॉर इंग्लिश. अच्छा, यू डिडंट गो. व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. लिटरेचर बहुत एक्सटेंसिव होता है, और जब आप CSS के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड दे वांट यू टू नो एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं होता. तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं जो कि होती ही नहीं. क्वेश्चन में देखती, क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, इवन दो मैंने 4 साल लिटरेचर को पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी मुझे था कि नहीं, ये तो मुश्किल काम. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको लिटरेचर का पता था. यू न्यू इनफ टू नो कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती. राइट. इट इज़ अकिन टू, फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कोई कारोबार कर रहा हो ना, उससे पूछे ना कि यार ये कारोबार करना, वो कहता ना करना, मैंने पता है बड़ा मुश्किल है. एज एन आउटसाइडर आपको लगता है कि शायद यू नो. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू न्यू लिटरेचर इनफ कि ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, इसको तैयार करने में बहुत टाइम ले जाएगा. फिर भी शायद आप जस्टिफाई ना कर सकें, ऑल्दो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट लिटरेचर. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि मेरा भी मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, मेरी मैथमेटिक्स में डिग्री थी, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स रखा नहीं था बिकॉज आई न्यू कि इतना ज़्यादा उसका स्कोप है, सवाल जैसे भी आ जाएंगे. तो यू ऑलवेज नो. और उसकी तैयारी करने में मुझे पता था कि उसको तैयार करने में मुझे कम से कम साल लगना था. सो जेंडर स्टडीज़ में कितने मार्क्स थे? जेंडर स्टडीज़ में आई हैव 78 या 79. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जेंडर स्टडीज़ और फिलोसफी आपको पुश दे गया. अच्छा. और पंजाबी में कितने नंबर? पंजाबी में 86. आप उसकी क्या वजह है वैसे? पंजाबी में पता मैं क्या करती थी, मुझे पोइट्री से बहुत दिलचस्पी है. Right. मैं पोइट्री पढ़ती भी हूँ, उर्दू की भी पढ़ती हूँ, इंग्लिश की भी पढ़ती हूँ, और साथ में पंजाबी की भी पढ़ना शुरू हो गई थी. पंजाबी की भी याद होने शुरू हो गई. मामा को सुनाती होती थी फ़ोन करके, जिससे बात करनी उसको पंजाबी की पोइट्री सुनाने शुरू हो जानी. अपनी नानी के पास बैठ के सुना देती थी उनको पोइट्री पंजाबी की. तो हर पर्सन जिससे मिलना ना उसको शेर सुना देना कि यार से सुन. चलिए, हमें अपना पंजाबी का फेवरेट 1 या 2 शेर सुनाएं. पंजाबी का इस वक्त मुझे एक याद आ रहा है कि चुप रहें ता मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, पागला वर्गू रोला पावे ना मोती ना हीरे. राइट. ये किसका है? वारिस शाह का? नहीं, वारिस शाह का नहीं है, मोहम्मद बख्श का. मियां मोहम्मद बख्श का. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी अम्मी के साथ, आपकी अम्मी भी आपके साथ तैयारी कर रही थी CSS की, तो आप लोगों को सुनाती थी. तो यू आर एक्चुअली, जो आपके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, यू आर इमर्स्ड इन द प्रेपरेशन. जैसे वो टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट है ना, कि पूरा मुल्क ही वो जंग लड़ रहा है,
तो आप आपका पूरा इन्वायरमेंट आप उसमें यू आर इनसाइड दैट इन्वायरमेंट और आप फुल सुबह शाम आप तैयारी कर रही थी. दैट इज़ वेरी वेरी एंड इंटरेस्टिंग. इवन जब मैं आई वेंट होम टू माई फैमिली, मैं फैमिली डिस्कशंस में हम पॉलिटिक्स की बात करते थे, उन चीज़ों की बात करते थे जो मैंने पढ़ी थी. मैं उनसे पूछती थी कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में. मैं अपने चाचा से या तायाबू से पूछती होती थी कि आप बताएं इस बारे में, क्योंकि वो जो मेल होते हैं पॉलिटिकली अवेयर ज़्यादा होते हैं हमारी सोसाइटी में, और वुमेन का इतना हमने पॉलिटिक्स को ऐसे पढ़ा नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता हमें उसमें. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके इर्द गिर्द टॉलरेंट लोग थे कि पॉलिटिक्स की बात करते वक्त कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई. और नहीं बहुत तो tolerant अच्छा टॉलरेंट थे, पढ़े लिखे भी थे. पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. दैट्स एन एज, दैट्स एन एज. अच्छा, तो नंबर्स की बात हो गई. आपकी एलोकेशन में आपने क्या प्रायोरिटी रखी हुई थी और आपकी एलोकेशन किस में हुई है? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एंड देन सेकंड थी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड द थर्ड वन वाज कस्टम सर्विस ऑफ पाकिस्तान. राइट, इंटरेस्टिंग. तो यानी पुलिस नहीं आपने रखी? पुलिस नहीं थी अच्छा, मेरी. ठीक है. बहुत हेक्टिक लाइफ हो जाती है. राइट. तो फॉरेन सर्विस आपकी पहली प्रेफरेंस थी जी. और इंटरव्यू में डिस्कस हुआ, यानी कि इंटरव्यू में डिस्कस हुआ कि आपकी ये प्रेफरेंस है? इंटरव्यू में डिस्कस नहीं हुआ मुझसे पहले. पता है क्या हुआ, मेरा जो था ना इंटरव्यू, इट वाज इन द लास्ट फेज, इस्लामाबाद फेज़ 2, और इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे इस्लामाबाद फेज़ 1 से. तो नवंबर के इंटरव्यू स्टार्ट हुए कंसेक्टिवली, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. मेरा इंटरव्यू था 15 फरवरी. राइट. तो द पैनल वाज सो टायर्ड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई फॉरेन सर्विस या व्हाई दिस ग्रुप, वो दे डिडंट आस्क मी दैट क्वेश्चन. तो उसका जिक्र नहीं हुआ? उसका जिक्र नहीं हुआ. तो उससे रिलेटेड उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा? कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कि But I फिर इसका have to उन्होंने आपको एलोकेशन दे दी. तो जब आपका एंड पे एलोकेशन का रिजल्ट आया, ये 2-3 हफ्ते पहले आया है, और ये हमें अचानक आया, डेट अनाउंस नहीं थी कि उस दिन आएगा. तो उस वक्त आप क्या कर रही थी और आप कैसे रिजल्ट मिला आपको? इवन मैं वीकेंड था, इट वाज सैटरडे, तो मेरे अब्बा जी भी घर थे. तो खैर मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वीकेंड पे रिजल्ट आया. ही वाज देयर. तो मेरी मामा भी थी. तो खैर मैं तो किचन से वापस आ रही थी, मैं बैठी हुई थी, मैं किसी बात पे रो रही थी कि इस तरह हो गया, इस तरह हो गया. राइट. तो खैर लेकिन मुझे फ़ोन आया कि ना समन रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट देखो ना. राइट. तो मैंने कहा देख लिया आपने? कहते नहीं, आप अपना रिज़ल्ट देखें. मैंने कहा अच्छा. मैंने ना लैपटॉप ऑन किया, लेकिन लैपटॉप उस वक्त ऑन नहीं हो रहा था, आपसे समझ नहीं आ रही होती. लैपटॉप ऑन किया है तो खैर लैपटॉप, फिर वो FESC की वेबसाइट वाज टेकिंग टाइम, वो अपलोड नहीं कर रही थी रिज़ल्ट. खैर फ़ोन पे PDF आ चुका था. मैंने खोला तो PDF में मैंने कहा अच्छा फ़ोन पे ही देख लेती हूँ. मुझे होता है कि फ़ोन पे रिज़ल्ट ना देखा जाए, लैपटॉप पे कन्वीनियंट होता है, आप इजीली देख सकते हो. तो खैर मैंने फ़ोन पे स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया. पहले तो लगा ही नहीं कि रियल रिज़ल्ट है, लेकिन कुछ नेम्स वर देयर जिनको मैं जानती थी. सेकंड नेम शहरबानो राय का था, वो मेरे साथ होती थी तैयारी में. तो मैंने कहा अच्छा ये तो रियल रिज़ल्ट है. फिर मैंने सभी का नाम देखा 16 पे. फिर उसके बाद ऐसे नाम आने लग गए जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे और मैं उनके साथ कर रही थी. तो फिर बस देयर एंड व्हेन आई सॉ माय नेम ऑन द 52nd, तो उधर समन राउफ लिखा था, और आगे मैंने जब देखा तो फॉरेन सर्विस. मतलब इट वाज सो अनरियल एंड सरियल मोमेंट. तो उस वक्त जब आप देख रही थी तो आपके अम्मी अबू इर्द गिर्द थे आपके? अम्मी अबू बाहर बैठे हुए थे, आई वाज इन माय रूम. उनको पता था कि रिजल्ट आ गया या आप अपने? अच्छा, आपने नहीं बताया? नहीं पता था. ठीक है, यू मैनेज टू स्टे काम और अपना देख. ठीक है, आई हैव दिस ठीक है. तो फिर आपने जब नाम आ गया फिर आपने क्या किया? देखा तो फिर नाम आ गया तो मैंने अपना फ़ोन ड्रॉप किया. मैंने 1-2 नाम देखने की कोशिश की, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनके नाम देखने की कोशिश करे, लेकिन मैं जैसे नीचे पड़ी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी. राइट. अब आपने अपना देख लिया, अब आपका माइंड ब्लर हो गया. ठीक है, ब्लर हो जाता है. तो खैर मैं अपनी मामा के पास दोबारा से भागी. मुझे लगा था कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी एलोकेशन के बाद जितनी मुझे रिटर्न के बाद हुई, लेकिन फिर वही काम हुआ. फिर मैं मामा के गले लगी और फिर मैंने लगी मामा मेरे रिजल्ट आ गया. एंड व्हाट डिड योर फादर डू? फिर मेरे पापा आए, मेरे पापा कहते हैं क्या हुआ है? तो ना मैंने कहा रिजल्ट आ गया ना. कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा पापा जी फॉरेन सर्विस में एलोकेशन होगी. कहते हैं बहुत बहुत हमारी को. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग और ही वाज देयर, तो ही हग्ड मी. तो मैंने उनको कहा कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और फिर तो दैट्स फैंटास्टिक. आई थिंक इट्स बहुत अच्छी बड़ी सुरियल सी ये स्टोरी है, बिकॉज कोविड में वो आपके माइंड में सीड प्लांट किया आपकी फ्रेंड ने. आपने उसके लिए तैयारी करना शुरू की. यू आर वेरी फोकस्ड. आपको लिटरेचर और किताब पढ़ने की आदत ने हेल्प किया, क्रिएटिव आइडियाज़. फिर आपने उसके ऊपर डिसिप्लिन तैयारी की. फिर इंटरव्यू में भी आपने तैयारी की. और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़र्स्ट चॉइस में इतनी यंग एज में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो जाना, इट फील्स मैजिकल.
and I hope you will be humbled by this and focus on sort of what lies ahead. बहुत से लोग जो है ना वो 25, 27, 28 में allocate होते हैं, even 30 तक allocate होते हैं, तो you've got like an 8 years head start. ठीक है, so you will have a lot of बहुत अर्ली आप अभी इसकी ट्रेनिंग वगैरह पे स्टार्ट करेंगी. So I think you are very lucky, you are very blessed, and मैजिकल डेज आपके लिए स्टार्ट होंगे, आप पाकिस्तान को सर्व करेंगी. तो दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी. आई एम श्योर बाकी लोग भी इसको इतना इंजॉय करेंगे जितना मैंने इसको इंजॉय किया है. सो अभी इसके बाद आपके क्या प्लान है, क्या सोचती हैं आपको आगे ज़िंदगी में क्या आपके सामने आने वाला है, और आप इसको किस तरह आपका अभी अपने माइंड, ऑब्वियसली फ्यूचर तो फ्यूचर ही बताएगा क्या होगा, लेकिन आपके अपने माइंड को क्या प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को कि क्या कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी आप? सर मुझे लगता है दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग. ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. लोगों को लगता है कि यहाँ पर आके जर्नी ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन. अभी आई वांट टू सर्व इन द फॉरेन ऑफिस एज वेल एज अब्रॉड. पाकिस्तान को सर्व करूँगी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, पाकिस्तान का मैं एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना चाहती हूँ. बिकॉज आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया एंड आई हैव सीन के पीपल डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी पीपल. यस. तो आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, आई वॉन्ट एन आइडेंटिटी फॉर पाकिस्तान जिसके फॉरेन पॉलिसी ऑफ इट्स ओन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो पाकिस्तान की. राइट. माय गेस इज आपकी फेवरेट कंट्रीज भी यूरोप की होंगी जहाँ पर यू वुड वांट टू सर्व, या उसके अलावा भी? सर यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई वांट टू सर्व. पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का इशू जो है ना पूरी दुनिया में है, हर फील्ड में, हर जगह पे है. और वो दुनिया ये नहीं है कि हमें टारगेट करती किसी वजह से, हमारे अपने बिहेवियर को वो की वजह से वो हमें और इसमें मैंने ये देखा है कि हमारी जो फॉरेन मिशंस हैं ना, हमारे जो एम्बेसीज वगैरह हैं, वो भी अपने लोगों को के लिए मेहनत नहीं करती. मैं बाहर कुछ इंडियंस के साथ काम करता हूँ, उनकी एम्बेसीज बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने लोगों को आगे लेके आने में, कनेक्ट करती हैं जॉब्स के लिए, बहुत कुछ कर रही हैं. अमेरिका में बहुत कुछ कर रही हैं, यूरोप में कर रही हैं. दे आर प्राउड टू बी इंडियंस. ठीक है. और वो हमारे पाकिस्तान में वी आर नॉट प्राउड टू बी पाकिस्तानी. हमारी एम्बेसीज भी मेहनत नहीं कर रही, हम बाहर जाके अपना बेस्ट इमेज पुट नहीं कर रहे. हालांकि वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द ह्यूमन रिसोर्सेज, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन हम समहाउ वो प्राइड नहीं फील करते. तो आई थिंक वो उसमें आपका रोल बड़ा क्रिटिकल होगा. उसमें सर मैं उसी में करना चाहती हूँ. पाकिस्तान की इमेज को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान को एज अ मोर टॉलरेंट नेशन दिखाया जाए, एज अ मोर पीसफुल नेशन. कोई ऐसी नेशन नहीं जो दैट इज़ रिएक्टिव, बट नेशन दैट हैज़ अ प्राइड ऑफ इट्स ओन. और आप रैशनल डिसीजंस लें, आप इमोशनल डिसीजंस ना लें अपनी फॉरेन पॉलिसी में. तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है हमें. और राइट. चले अब इसको मैं एंड करूँगा, लेकिन एंड के वक्त आप कोई मैसेज देना चाहें एस्पायरेंट्स के लिए या पाकिस्तान में लोगों के लिए, कोई किसी किस्म का मैसेज देना चाहें आप? वेयर एवर यू आर, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अपने आप से डोंट लाई टू योर सेल्फ. अपने आप को देखें कि वेयर डू यू स्टैंड एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है आपकी. एंड इफ़ यू कीप ऑन लाइंग टू योर सेल्फ कि नहीं मैं इधर हूँ, अगर आप इधर हो तो दैट इज़ अ लाई. तो कीप योर सेल्फ के ओरिजिनल एंड जेन्युइन. जी, थैंक यू वेरी मच. इस नोट पे हम ख़त्म करते हैं. समन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉडकास्ट करने का. व्यूअर्स, इससे हमें इजाज़त दें. इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ में अगले इंटरव्यू के साथ अनकरीब आपके सामने हाजिर होंगे. शुक्रिया.